अच्छा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने को भारतीय कहता होगा और इस किताब से परिचित नहीं होगा, इस किताब को अपना नहीं मानता होगा, इस किताब से अपनी सुरक्षा महसूस नहीं करता होगा। बड़ी विडंबना है। ये किताब छोटी होकर के भी और ये किताब कागज़ों का एक ढेर होकर के भी जीवन रूपी गाड़ी का पहिया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब भारतीय संविधान बनाया जा रहा था तो उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन चुने गए थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते उन्होंने इस संविधान को कैसे बनाया जाए, क्या रूपरेखा हो, क्या चीज़ें हों, किस प्रकार से सबके हितों की रक्षा हो और सबकी सुरक्षा, सबकी आज़ादी, सबके अवसरों का ख्याल रखा जा सके, ये तमाम बातें इसमें दी गई थी। एक बहुत बड़ा तबका, भारत का एक बहुत बड़ा तबका इस किताब को अपना मानते ही नहीं है, इस किताब को अपना समझता ही नहीं, इस किताब पर भरोसा ही नहीं करता है। वो तो कहता है कि इस किताब में तो सिर्फ उनके लिए है जो वंचित रहे, उनके लिए है जो अम्बेडकर के रहे। अरे अम्बेडकर सबके रहे, अम्बेडकर किसके लिए नहीं रहे ये मुझे बताइए, ये बड़ा सवाल है। अम्बेडकर क्या महिलाओं के नहीं रहे? अम्बेडकर क्या बुजुर्गों के नहीं रहे? अम्बेडकर क्या क्या वो स्वर्णों के नहीं रहे? अम्बेडकर क्या ओबीसी समाज, अदर बैकवर्ड कास्ट के नहीं रहे? क्या वो सिर्फ एससी एसटी के रहे? अपने आप में बड़ा प्रश्न है। पुराने ख्यालात के लोगों ने अम्बेडकर को नकारा क्योंकि वो महिलाओं को बराबरी देना नहीं चाहते थे, महिलाओं को जो है उन तमाम जगहों पर बिठाना नहीं चाहते थे जो आज समानतापूर्ण रवैये के चलते महिलाएं बैठ रही है। प्रधानमंत्री के रूप में हमें इंदिरा गांधी भी मिला, आज हमें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू मिली हैं, आज हमें प्रतिभा पाटिल जैसे लोग राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर चुकी हैं। तो ये वो लोग थे जो चाहते ही नहीं थे कि भारतीय महिलाओं को समानता का अधिकार मिले, भारतीय महिलाएं भी उन कुर्सियों पर काबिज हो सके जिन कुर्सियों पर हजारों साल से पितृसत्तात्मक सोच के लोग बैठे हुए थे। ये संविधान की ताकत है भैया, इस किताब की ताकत है कि हम सब ने वो दिन देखे जो हजारों साल से मुश्किल बना हुआ था, जो हजारों साल से असंभव बना हुआ था, सपना बना हुआ था। एक सवाल सबके जहन में रहता है, विशेष करके 60% से ज्यादा आबादी वाले उस जनसंख्या की तो जरूरी रहती है कि संविधान में हमारे लिए क्या है, जिसे हम ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं। तो ये किताब का पन्ना पन्ना पढ़ने लायक है, लेकिन एक पन्ना जरूर पढ़िएगा और ये पन्ना है भाई साहब आर्टिकल 340। ये पन्ना मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि इस पन्ने के ये किताब है और किताब के अनुच्छेद 340 पर जाएंगे तो मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं कि पिछड़े वर्गों के दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। इस संविधान में एक प्रावधान है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा भी एक बहुत बड़ी जाति है, एक बहुत बड़ा कौम है जो सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसे मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। वो भी बिल्कुल हाशिए पर है, उसके साथ भी अन्याय हुआ है, उसको भी अवसर नहीं मिले हैं, उसके भी सुरक्षा की बात होनी चाहिए, उसको भी मुख्य धारा में जोड़ करके बड़ी बड़ी संस्थाओं में पहुंचाने की आवश्यकता है, उसके भी शिक्षा की बात हो, उसके भी रोजगार की बात हो, उसके भी अवसर की बात हो, उसके भी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात हो। तो संविधान ने उनके हितों की रक्षा की भी सोची। और ये जो अनुच्छेद 340 है इसमें साफ साफ लिखा है कि एक ऐसा आयोग बनना चाहिए जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा तमाम वो जातियां जो सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, उन पर अन्वेषण कर सके, शोध कर सके, खोज सके, उन जातियों की गिनती कर सके, उन जातियों की संख्या निकाल करके और एक ऐसी नीति बना सके ताकि उनको मौका मिल सके, उनको अवसर मिल सके और वो जो मुख्य धारा में आ सके और भारत की उन्नति उत्थान में अपना योगदान कर सके। उसी का ये देन रहा कि बीपी मंडल को ये चुनौती स्वीकार नहीं पड़ी, यानी कि उनके ऊपर जवाब दे दी गई और मंडल कमीशन जो है कि बनाया गया और मंडल आयोग गठित होकर के ही उनके देख रेख में जातियों की गणना, जातियों की संख्या, तमाम चीज़ें हुई। और बड़ी मुश्किल से 1990 के बाद, 1990 के दशक में ये जो मंडल कमीशन लागू हुआ, बीपी सिंह की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की अगुवाई में कहें या उनके प्रधानमंत्री रहते भर में ये तमाम चीज़ें लागू होती हैं और 27% आरक्षण, यानी कि उनको भी अवसर मिल सके, उनको भी ये गारंटी मिल सके कि आपको मौका मिलेगा बाहर आगे आने का, अपने हुनर दिखाने का, अपने मेहनत के दम पर भारत को सजाने का और अपना जीवन के साथ साथ भारत की बेहतरी में योगदान करने का। ये किताब उन लोगों के पहुंच में अभी नहीं है जो ये गालियां देते हैं, ये सवाल उठाते हैं, वो भसड़ मचाते हैं, उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, विशेष करके ओबीसी समाज, पिछड़ी जाति के लोगों से, जिसमें तेली, तमोली, गरड़ी, तमाम लोग, कुर्मी, पटेल, जितने लोग हैं, सभी जो अदर बैकवर्ड कास्ट है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा, उन लोगों को पढ़ने की जरूरत है। जा करके पढ़िए 340 अनुच्छेद जो आपके अवसरों की बात करता है। अम्बेडकर की दूरदर्शिता का जोड़ नहीं था, उन्हें सलाम करता हूँ। और उन्होंने महिलाओं के लिए जो कुछ किया है, आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों में भारत के धरती से बाहर निकाल करके दुनिया के तमाम फलक पर वो चमक रही हैं, आसमान के बुलंदियों पर छा रही हैं। ये सब कुछ संवैधानिक प्रावधान के दम पर हो सका है, जिसके पीछे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक
बराबरी का वो नज़रिया था, उनकी फिलॉसफी थी, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो का। संगठन का ये मतलब नहीं होता है कि हम देश के अंदर ही देश को तोड़ते रहे। संगठित होने का मतलब ये राष्ट्र स्तर पर हमारा संगठन बने, हम संगठित रहे, मजबूत रहे, विखंडित नहीं हो, ताकि दूसरे लोग हमें आंखें ना दिखा सके और सभी लोगों के लिए अवसर सुनिश्चित हो सके, सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके और हम सब अपने लिए बेहतर जीवन, बेहतर राष्ट्र बना सके। फिर से पढ़ने की जरूरत है आर्टिकल 340 340 अनुच्छेद, जिसमें ओबीसी समाज के पिछड़ेपन को दूर करने का नुस्खा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निकाल करके दिया है। आप ये पढ़ेंगे तो आपकी शिकायत दूर हो जाएगी और हम भारतीय के तौर पर अच्छा सोचेंगे, अच्छा बनेंगे, एकजुट रहेंगे और हम अपने पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए हम देश की उन्नति में अपना योगदान कर पाएंगे। यदि आप मेरी बात से सहमत है तो इसको पढ़िएगा, और यदि कोई मन में विचार हो, ख्याल हो, कोई काटने जैसी बात हो, जो असहमति जैसी बात हो, तो उसको भी लिख भेजिएगा। हमको असहमति से घबराहट नहीं होती है।